हेलो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हम लोग पढ़ रहे थे और प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में हम लोग टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। और इन टूल्स में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कशन स्टार्ट किया था और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हमने डिस्कस कर लिया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो एक खास पॉइंट पर, एक खास पोजीशन पर जो है डीएनए को कट करते हैं और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट यानी उसे अपने जीनोम से अलग करने का काम करते हैं। तो इनका यूज बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड है उन्हें कट करने के लिए किया जाता है और इसीलिए जो न्यूक्लियेज एंजाइम है या जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये सीजर का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। आगे आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में हमने जो उसका मैकेनिज्म देख लिया था, कहाँ किस तरह से वो काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और साथ ही उसका जो नाम, जो नॉमेनक्लेचर होता है वो क्यों किस तरह से किया जाता है, ये सब हमने अपने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अगर आपने नहीं कवर किया है तो आप इससे पहले के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हैं उनको जाके कंप्लीट कर लीजिए, फिर ये पार्ट 3 वीडियो को स्टार्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगला जो प्रोसीजर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट का मतलब है कि हमारा जो जीनोम है, जो हमारे पास एक पूरा लंबा चौड़ा डीएनए था, उसमें से हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट तो कर लिया है, अब उसे कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या रेस्ट्रिक्शन न्यूक्ली एंजाइम से डीएनए को कट करेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, क्योंकि जहां जहां वो रेस्ट्रिक्शन साइट होगा वहां वहां वो डीएनए को कट करेगा। तो मान लीजिए, सपोज करिए कि हमारा एक ये डीएनए है और इस डीएनए में हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना है। ठीक है, बट जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है वो इस डीएनए में कई जगह पर मौजूद है। ठीक है, कई जगह पर मौजूद है। हमें जो रिक्वायरमेंट है वो इतने की रिक्वायरमेंट है कि भाई हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उस पार्ट में इंक्लूड हो जाए, लेकिन रेस्ट्रिक्शन साइट्स कई जगह पर मौजूद होने की वजह से इसके कई सारे फ्रेगमेंट बनेंगे। ठीक है, तो जितने रेस्ट्रिक्शन साइट्स कट लगाएंगे उतने सारे फ्रेगमेंट इसके बनेंगे। ठीक है, किसके, जो डीएनए लिया था। अब बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे तो हमें उन फ्रेगमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, और हमारे जो काम का फ्रेगमेंट है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसे हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट की जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने कट किया है, अब उसे हम उसके जीनोम से सेपरेट कर पाए, उसके लिए एक प्रोसेस यूज होता है जिसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एक प्रोसेस यूज होता है जिसे कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है, किस तरह से ये काम करता है, इसको हम बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, उन पॉइंट्स पर आप विशेष ध्यान दें। यहाँ पर एक सेटअप बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा सेटअप है, पूरा डिवाइस है, और ये हमें सेपरेटेड डीएनए के फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। ये तो फाइनल, मतलब हमने पूरा अपैरेटस सेट कर दिया और उसका रिजल्ट निकाल दिया तो हमें ऐसा दिखेगा, लेकिन ये सेपरेशन होता कैसे है इसको हम समझेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे एनसीईआरटी में एक बड़ा ही बेहतरीन सा डायग्राम दिया हुआ है, और ये वो डायग्राम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को जो डिनोट कर रहा है। पहले इस डायग्राम को देखेंगे, फिर थियरी पे ध्यान देंगे। ठीक है, जब इस डायग्राम पे हम जाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, यानी इस प्रोसीजर से हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है। हमने याद रखो, हमने बोला था डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट बनेंगे, जहां जहां रेस्ट्रिक्शन साइट होगा, यानी जहां जहां रिकॉग्निशन साइट होगा, वहां वहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे कट करेंगे। तो छोटे बड़े अनइवन, मतलब कोई ऐसा डेफिनेट साइज नहीं होगा, लेकिन फ्रेगमेंट्स बहुत सारे बनेंगे। कुछ फ्रेगमेंट्स छोटे होंगे, कुछ फ्रेगमेंट्स बड़े होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे, कुछ बहुत छोटे होंगे। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि किसी भी डीएनए में जो रेस्ट्रिक्शन साइट हो वो पास पास भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। तो जहां जहां
रेस्ट्रिक्शन साइट होंगे उतने बड़े बड़े फ्रेगमेंट बनेंगे। ठीक है, अब ये बात होगी। अब हमें क्या करना है, अपना जो डिजायर्ड पार्ट है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे सेपरेट करना। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले एक एग्रोस जेल की शीट लेंगे। कौन सी शीट, एग्रोस जेल, अगार। अगार अगार अगर आपको याद होगा, ब्राउन एल्गी का एक प्रोडक्ट मिलता है अगार, उसी अगार का यूज करके एक जेल शीट बनाते हैं, उसी जेल का यूज करके एक शीट बनाते हैं जिसे एग्रोस जेल शीट कहते हैं। ठीक है, इस शीट को हम क्या करेंगे, एक बीकर में रख देंगे। इस शीट को हमने एक बीकर में रख दिया और उस बीकर में अल्कलाइन मीडियम हमने डाल दिया है। ठीक है, अब इस शीट में क्या करेंगे, हम एक तरफ छोटे छोटे पिट्स बनाएंगे। यहाँ पे देखो छोटे छोटे हमने क्या बनाए हैं, पिट्स बनाए हैं, 1 2 3 4, ये 4 पिट्स हैं। हमने बता दिया ये 4 पिट्स हैं। पिट्स होते हैं, इन्हें वेल्स कहा जाता है, कुआं कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे लिए तो ये बहुत छोटे पिट्स हैं, लेकिन डीएनए के फ्रेगमेंट्स के लिए ये बड़े पिट्स होते हैं, तो ये उनके लिए वेल्स की तरह काम करते हैं, कुओं की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब ये एग्रोस जेल शीट है और उसमें हमने क्या बना दिए हैं, पिट्स बना दिए हैं। अब हमने जो डीएनए, ध्यान से सुनना, हमने जो डीएनए लिया था उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डाला था, तो उसके बहुत सारे पीसेस बन गए थे। हमें नहीं मालूम कौन सा पीस कितना बड़ा है। ठीक है, ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आप सेवई लो। ठीक है, सेवई हम बड़ी लेते हैं और उनको ब्रेक कर दो, और फिर तो जो सेवई के पीसेस बनते हैं वो कोई छोटे कोई बड़े, है ना, वैसा ही समझ लो। तो एक डीएनए था, डीएनए के छोटे छोटे बड़े हर तरह के पीसेस बने हैं और वो पूरा हमारे पास कलेक्शन है उसका। अब हम उसमें से थोड़ा सा अमाउंट निकालेंगे और वेल नंबर 1 में डालेंगे, थोड़ा सा और अमाउंट निकालेंगे, वेल नंबर 2 में डालेंगे, थोड़ा सा और निकालेंगे 3 में, और जो बचा हुआ है वो 4 में। तो यानी जनरली अगर हमारे पास 4 वेल हैं तो हमारे पास जो डीएनए है उसको हम 4 पार्ट में ऐसे ही रफली डिवाइड कर लेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम मेजर करके, रफली डिवाइड कर लेंगे और उन्हें इन वेल्स में डाल देंगे। तो हर एक वेल में हमें नहीं मालूम कैसे फ्रेगमेंट गए हैं, लेकिन फ्रेगमेंट्स गए हैं, कोई छोटा गया है कोई बड़ा गया है। ठीक है, हर एक वेल में छोटे बड़े फ्रेगमेंट गए हैं, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला इसे हमने एक बीकर में डाल दिया, बीकर में अल्कलाइन जो है मीडियम हमने मेंटेन किया है, अल्कलाइन बेसिक मीडियम मेंटेन किया है, बेसिक फ्लूइड इन्वॉल्व किया है। ये बेसिक फ्लूइड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब जहां पर वेल है बच्चों, जहां पर वेल है वहां पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाएंगे। जिधर वेल है उधर पे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे और उसके अपोजिट एंड जो है वहां पे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे। ये 2 तरह के इलेक्ट्रोड हम कनेक्ट करेंगे और करंट पास कराएंगे। जब हम करंट पास कराएंगे तो क्या होगा कि इस एग्रोस जेल में करंट फ्लो करने लगेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, अब जो वेल में डीएनए है, डीएनए जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इस वेल की तरफ ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो एक तो डीएनए नेगेटिव चार्ज है और वो नेगेटिवली इलेक्ट्रोड है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दूर भागने की कोशिश करेंगे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अपोजिट साइड में है, तो वेल में जो डीएनए है वो किधर भागने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और भागने में उन्हें कौन मदद करेगा, ये जो एग्रोस जेल की शीट है, क्योंकि एग्रोस जेल की शीट जो होती है इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं और ये क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर होते हैं। इनके फाइबर्स नेटवर्क लाइक होते हैं, उनके बीच में गैप पाया जाता है और इसी गैप में से होते हुए ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो वेल से दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेल की तरफ कौन सा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और अपोजिट साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो जब ये एग्रोस जेल में भागने की कोशिश करेंगे तो जो फ्रेगमेंट छोटा होगा वो ज्यादा दूर तक भाग पाएगा। भाई देखो सीधी सी बात है, पतला दुबला आदमी जो होता है ना, लिन एंड थिन, वो ज्यादा रनिंग कर पाता है, मोटा आदमी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। ठीक है, उससे अगर आप उम्मीद करो कि भाई तुम ज्यादा दूर तक भागो तो वो संभव नहीं है उसके लिए। तो जो छोटे फ्रेगमेंट हैं वो इस क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर में, इस क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर यानी एग्रोस जेल का जो जेल है, इस पॉलीमर में दूर तक, इनके बीच में जो पोर्स हैं, पोर्स से होते हुए ये दूर तक ट्रेवल करेगा। तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा।
और कुछ समय बाद हमें ये बैंड्स के फॉर्म में मिलेंगे। हालांकि बैंड्स को अभी हम नहीं देख पाएंगे, बट ये बैंड्स के फॉर्म में मिलेंगे। जो बड़े फ्रैगमेंट होंगे वो पॉलीमर में ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे, तो वो वेल के पास मिलेंगे। जो छोटे फ्रैगमेंट होंगे वो ज्यादा दूर तक भाग पाएंगे, इसलिए वो वेल से ज्यादा दूर और इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ज्यादा पास मिलेंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, साइज के बेस पर डीएनए के अलग अलग फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फ्रैगमेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास चॉइस है, हमें अगर बड़ा वाला फ्रैगमेंट चाहिए तो हम यहाँ से उसे पिक कर लेंगे, हमें छोटा फ्रैगमेंट चाहिए तो हम यहाँ से पिक कर लेंगे, हमें मीडियम साइज का फ्रैगमेंट चाहिए तो यहाँ से, यानी जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा हम उसे जहाँ से चाहे वहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस आगे जो है इन्वॉल्व होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, यही जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी यूज होता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला स्टेप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस है ये कुछ इस तरह से होता है, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, आप देख सकते हो। दो इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए हैं, ये बीकर लगाया है, इसमें अल्कलाइन मीडियम, और हमने इसमें जो एग्रोस जेल की शीट लगाई है और करंट पास कराएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यानी जब जेल में ये बैंड्स जो है ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, छोटे बैंड ज्यादा दूर तक जाएंगे, बड़े बैंड जो है पास तक रहेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम उसे कैसे देख पाएंगे, ये हमें अभी दिखाई नहीं देंगे, हमें इन्हें देखने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। टू विजुअलाइज डीएनए फ्रैगमेंट, इथिडियम ब्रोमाइड शुड बी एडेड इन द एपरेटस। तो इन्हें देखने के लिए हमें एग्रोस जेल पे इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ेगा, और इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर देंगे तो जो डीएनए के फ्रैगमेंट है वो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, डीएनए के जो फ्रैगमेंट हैं वो बैंड के फॉर्म में हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। जो बैंड जितना ज्यादा बड़ा होगा वो वेल के उतना पास होगा, जो बैंड जितना ज्यादा छोटा होगा वो वेल से उतना ज्यादा दूर होगा। तो एक साइज के जो फ्रैगमेंट्स होंगे वो कंपैरेटिवली एक साथ आसपास मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा थोड़ा पहले मिलेगा, जो बहुत ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, जो सबसे ज्यादा छोटा होगा वो सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, तो याद रखना है हमें कुछ पॉइंट कि विजुअलाइज करने के लिए हमें इथिडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन डालना है, उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर देना है, तब जाके हमें जो डीएनए है वो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, तब हमें वो डीएनए ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। प्रोसेस का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्यों पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है एंड इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, डीएनए बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम एग्रोस जेल, तो हम वहां से जो हमारे डीएनए बैंड्स हैं उनको कट आउट कर सकते हैं, सेपरेट पिक कर सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज इल्यूशन। इस प्रोसेस को इल्यूशन कहा जाता है। ये भी याद रखना कि एग्रोस जेल से डीएनए बैंड को कट करना, मतलब आइसोलेट करना, क्या कहलाता है, इल्यूशन। ये भी एक क्वेश्चन आता है। These purified DNA fragments are used to construct recombinant DNA by joining them with cloning vector। तो जो हमने फ्रैगमेंट आइसोलेट किए हैं उनका हम यूज कर सकते हैं क्लोनिंग वेक्टर के साथ अटैच करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। जो है एक, चाहे क्लोनिंग में यूज कर सकते हैं या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टूल नंबर 2 है, वो क्या है, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर हमने कॉमनली पढ़ा था कि जो प्लाज्मिड होता है उसी को हम क्लोनिंग वेक्टर यानी क्लोनिंग के लिए एज ए वेक्टर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है। तो जनरली क्या होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल में सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्या क्या कहते हैं इनको,
सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, बैक्टीरियाज में एक उनका बैक्टीरियल डीएनए होता है, यानी क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो उनके क्रोमोसोमल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और उनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। लेकिन इनके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। हम यहाँ पर इस प्लाज्मिड का यूज करेंगे। इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से अगर बाहर भी निकाल दें तो बैक्टीरिया की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये एक फर्क पड़ता है कि इस प्लाज्मिड में, खास बात याद रखना, इस प्लाज्मिड में जो है क्या पाए जाते हैं एग्जैक्टली इसमें जो रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड्स में बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं, रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, इन्हीं प्लाज्मिड के ऊपर, जो इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जो है सपोर्ट करते हैं। तो वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो बैक्टीरियल डीएनए में नहीं पाया जाएगा, वो किस में पाया जाएगा, प्लाज्मिड में पाया जाएगा। तो मान लो अगर कोई बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में किसी खास एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और उस प्लाज्मिड को हमने निकाल दिया, तो उस बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ये बात अपने को याद रखनी है। तो हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह एक जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज कर सकते हैं वो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं। दूसरा जो यूज किया जाता है वो है बैक्टीरियोफेज का डीएनए। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है उसे भी हम यूज कर सकते हैं एज ए प्लाज्मिड, यानी एज ए क्लोनिंग वेक्टर। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। So plasmids which are circular extra chromosomal double stranded DNA of bacteria and bacteriophages, इन दोनों को हम यूज करते हैं, प्लाज्मिड यूज करते हैं और बैक्टीरियोफेज का डीएनए यूज करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर। जनरली क्या है, बैक्टीरियोफेज हैज हाई नंबर पर सेल एंड हैज हाई कॉपिंग नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, और बैक्टीरिया को अटैक करते हैं तो ये नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा बनाते हैं। तो अगर इन्हें हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह लेंगे तो हमारे डिजायर्ड डीएनए की भी नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा बनेगी। प्लाज्मिड्स जनरली जो है 1 to 2 कॉपीज पर सेल बनाते हैं। बहुत ज़्यादा जो एडवांस्ड होते हैं वो 15 से लेके 100 कॉपीज पर सेल बना सकते हैं। When cloning vectors are multiplied in the host, the linked pieces of DNA is also multiplied। तो वही बात है, अगर ये जो प्लाज्मिड है या जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, जब ये सेल में मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा, तो नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ जो इनमें डिजायर्ड डीएनए को ऐड किया गया है वो डिजायर्ड डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा, उसकी भी नंबर ऑफ कॉपीज बनने लगेंगी। इसी को हमने पहले लेक्चर में क्लोनिंग का प्रोसेस कहा था। ठीक है, तो हम जो भी प्लाज्मिड यूज करेंगे, जितनी ज्यादा प्लाज्मिड या क्लोनिंग वेक्टर की कॉपीज बनेंगी उतनी ही ज्यादा उसमें पाए जाने वाले जो डिजायर्ड डीएनए है या जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कॉपीज बनेंगी। फीचर ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के जब हम फीचर को देखेंगे कि भाई हम किसे क्लोनिंग वेक्टर कह रहे हैं, एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या खास बातें होनी चाहिए, क्या खास पॉइंट्स होनी चाहिए जिससे कि हम उस क्लोनिंग वेक्टर को यूज करें। तो जैसे हम किसी भी टूल को यूज करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसकी वजह से, यानी किसी भी प्लाज्मिड में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उसे क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहले इनमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक ऐसा साइट होना चाहिए जहां से ये रेप्लिकेशन को शुरू कर सके, यानी ये खुद रेप्लिकेट कर सके, इन्हें किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। तो इनमें एक ऐसी साइट होनी चाहिए जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी रेप्लिकेशन की शुरुआत हो सके। दूसरा, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर से मतलब है कि हम प्लाज्मिड में ऐसे कुछ
पार्ट्स होने चाहिए जिससे हम प्लाज्मिड को आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का हम यूज करते हैं मार्कर की तरह, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है और किस बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उन्हीं को सेलेक्टेबल मार्कर कहा जाता है। तीसरा, क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स एग्जैक्टली वही पॉइंट है, मतलब वही पॉइंट है जहां पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट हैं, यानी जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस प्लाज्मिड को कट करेंगे, तो उन्हीं को हम क्लोनिंग साइट्स या रेस्ट्रिक्शन साइट्स कह सकते हैं। ठीक है, क्लोनिंग साइट्स कह लो या रेस्ट्रिक्शन साइट्स, जहां हम कट लगाएंगे फिर वहां हम डिजायर्ड डीएनए को ऐड करेंगे, और डिजायर्ड डीएनए को ऐड करेंगे तो उसी जगह को क्लोनिंग साइट कहा जाएगा। फिर जो प्लाज्मिड है वो वेक्टर की तरह काम करे, यानी जो डिजायर्ड जीन है या फॉरेन जीन है उसको कैरी करे, और कहाँ कैरी करे, प्लांट्स और एनिमल सेल्स में उसे आराम से कैरी करे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है PBR322, बड़ा ही एक फेमस क्लोनिंग वेक्टर है PBR322। इस क्लोनिंग वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, और कैसे ये क्लोनिंग वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी खास बात है, समझो। यहाँ पे सबसे पहली बात इसके नाम पे जाएंगे। PBR322, P का मतलब है प्लाज्मिड, B बॉलिवियर, R फॉर रॉड्रिगेज, एंड 322 इसका स्पेसिमेन नंबर है कि इसको किस नंबर पे आइसोलेट किया गया था। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया से इसे आइसोलेट किया गया था, एज ए प्लाज्मिड आइसोलेट किया गया था। 2 साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया था, बॉलिवियर एंड रॉड्रिगेज। तो प्लाज्मिड, बॉलिवियर एंड रॉड्रिगेज 322 इसका स्पेसिमेन नंबर। हमें मालूम है जैसे हिंद 1 पहले नंबर पे खोजा गया था, हिंद 2, क्ला 1, हम नाम उसी पे देते हैं ना कि जिस सीक्वेंस में इनका आइसोलेशन हुआ, तो इसका आइसोलेशन 322 नंबर पे हुआ था, इसीलिए इसका नाम PBR322 है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हमें दिख रहा है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले इसमें एक ओरिजीन दिख रहा है, ओरिजीन, ये है ओरिजीन। ओरिजीन क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरी मतलब क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये वो जीन है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, इनिशिएटर बोल सकते हैं। ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं, यहां पे एक आरओपी जीन भी दिख रहा है। आरओपी जीन वो जीन है जो ऐसे प्रोटीन बनाएगा विच आर रिक्वायर्ड इन रेप्लिकेशन, सो प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। आरओपी जीन क्या है, द पार्ट विच सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन। तो ये 2 हमें समझ में आ गया। तीसरा हम देख रहे हैं ऊपर, यहां पे हमें 2 सेलेक्टेबल मार्कर दिख रहे हैं। 2 सेलेक्टेबल मार्कर, एक है एम्फिसिलिन आर और एक है टेट आर। एम्फिसिलिन आर मतलब ये वो सेलेक्टेबल मार्कर है जो इतना पार्ट, वो जीन है जो एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और टेट आर वो पार्ट है जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो एम्फिसिलिन आर और टेट आर ये दोनों क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, और ये दोनों क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। आगे हम बात करेंगे कि इसमें और कई रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट हैं, या बोला जाए रिकॉग्निशन साइट्स, या बोला जाए क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट हैं। जैसे अगर हम देखें तो PVU2 एंजाइम जो है उसके लिए रेस्ट्रिक्शन साइट यहां पर प्रेजेंट है आरओपी जीन के अंदर। SAL1 के लिए रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट यहां पर प्रेजेंट है टेट आर के अंदर। BAM-H1 के लिए भी टेट आर के अंदर है। PVU1 और PST1 का जो क्लोनिंग साइट है वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर है। ई कोराई, क्ला1 और हिंद 2 का जो रिकॉग्निशन साइट है या जो क्लोनिंग साइट है वो किसी भी सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर नहीं है, वो उनसे बाहर है। सो अगर मान लीजिए हम BAM-H1 का यूज करते हैं तो BAM-H1 यहां पर कट लगाएगा टेट्रासाइक्लिन के अंदर, और जो फॉरेन डीएनए जोड़ेगा वो इसी में जोड़ेगा, यहीं पर ऐड करेगा।
तो फॉरेन डीएनए ऐड करने की वजह से जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो अगर हम बाम H1 और साल1 को यूज करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। और PVU1 और PST1 को यूज करेंगे तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि फॉरेन डीएनए बीच में जोड़ने की वजह से जो ये सेलेक्टेबल मार्कर या जो रेजिस्टेंट जीन है ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंटीग्रिटी खो देता है। तो इस फॉरेन डीएनए के इंसर्ट करने की वजह से जो रेजिस्टेंट जीन है वो हो जाते हैं इनएक्टिव, और इसी फिनोमिना को कहा जाता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव ना हो तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, वो एंजाइम यूज करेंगे जिनका क्लोनिंग साइट सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर है, ठीक है। लेकिन अगर हम PVU1 यूज करेंगे तो ROP भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, यानी वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा जिसकी जरूरत रेप्लिकेशन के लिए होगी, ठीक है। ये अपने को पॉइंट याद रखना है कि अगर हमने ऐसे एंजाइम यूज किए जिनका क्लोनिंग साइट रेजिस्टेंट जीन यानी सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर है तो वो सेलेक्टेबल मार्कर को इनएक्टिव कर देगा, क्योंकि जो फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए जो ऐड होगा वो यहीं पर ऐड होगा, और उसकी वजह से जो रेजिस्टेंट जीन है वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, अपनी इंटीग्रिटी खो देगा। तो ये कहा जाता है क्या, फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर हमें जो मिलते हैं। तो हमारी चॉइस रहे कि रेजिस्टेंट जीन, अगर हमारी चॉइस ये है कि हमें जीन को इनएक्टिव करना है तो हम जो जीन इनएक्टिव करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि जीन इनएक्टिव ना हो तो हम वो एंजाइम्स यूज करेंगे जिनका रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट इन जीन्स के बाहर आता है, इन सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर आता है, जिससे ये सेलेक्टेबल मार्कर इनएक्टिव ना हो, ठीक है। तो ये अपनी चॉइस टू चॉइस डिपेंड करता है, आप कैसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन, इट इज अ सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। ये वो सीक्वेंस है, अभी मैंने आपको सब बता दिया, अब उसी के बारे में थोड़ी सी थियरी देखेंगे। ये वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अ पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड टू ओरी कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, यानी कोई भी ऐसा डीएनए जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट है वो होस्ट सेल के अंदर खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकता है, वो होस्ट सेल पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इट ऑल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, ये इस बात को भी कंट्रोल करता है कि कितनी बार कॉपी करना है, कितनी बार रेप्लिकेशन करना है, तो प्लाज्मिड भी कितने बनने चाहिए और लिंक डीएनए की कॉपी भी कितनी होनी चाहिए, ये भी बात ओरिजिन कंट्रोल करता है। तो एक तो रेप्लिकेशन को कंट्रोल करता, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है, दूसरा उसकी नंबर ऑफ कॉपीज कितनी बननी चाहिए उसको भी कंट्रोल करता है। सो फॉर गेटिंग मेनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई नंबर ऑफ कॉपीज। तो अगर हमें डिजायर्ड डीएनए की ज्यादा से ज्यादा कॉपीज चाहिए तो हमें ऐसा प्लाज्मिड यूज करना पड़ेगा जिसका ओरिजिन ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज को सपोर्ट करे। कोई ऐसा जीन हो सकता है जो ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज को सपोर्ट ना करे, ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में ये जीन जो है वो जितनी कॉपीज हम बनाना चाहते हैं उतनी कॉपीज बनेगी नहीं, ठीक है। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर। हमने बताया सेलेक्टेबल मार्कर वो रेजिस्टेंट जीन होते हैं जो किसी भी नॉर्मल बैक्टीरिया को क्या करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो सपोज करिए कोई एक बैक्टीरिया है, यहां पर हमने लिया एग्जांपल, जिसमें कोई भी रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, ठीक है। और नॉर्मल बैक्टीरिया है तो हम इसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया कहेंगे। पहले तो हम इसे नॉर्मल बैक्टीरिया नाम देंगे, नॉर्मल बैक्टीरिया। जब इसमें हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ऐड कर दिया और इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, तो अब इसमें क्या डेवलप हो गया है, रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, और अब इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया या ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया है यहाँ पे देखिए जिसमें कोई भी रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं है वो नॉर्मल बैक्टीरिया या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। कोई ऐसा बैक्टीरिया जिसमें रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है उसे हम ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया कहेंगे, ठीक है, जिसमें ऐसा प्लाज्मिड है और उसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट दोनों जीन प्रेजेंट है। तो नॉर्मली ई कोलाई में कोई भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं पाया जाता है, यानी जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसमें कोई भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं पाया जाता जब तक उसमें
कोई ऐसा प्लाज्मिड ना ऐड हो जिसमें क्लोनिंग वेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अपने को बात याद रखनी है कि किसे हम ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे और किसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। फिर आते हैं क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स वो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं जहां पर डीएनए को कट किया जाता है। अब यहाँ पर थ्योरी देख के आप समझ सकते हो कि अगर हम ऐसे किसी एंजाइम को यूज करेंगे जो रिकॉग्निशन साइट या बोला जाए सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर है, तो वो उस जीन को, उस रेजिस्टेंट जीन को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो पीबीआर 322 में हमें बहुत ध्यान से हमने ये बातें बोली बच्चों, याद रखना कौन सा क्लोनिंग साइट कहाँ पाया जाता है, ये सारे पॉइंट्स अपने को याद रखने हैं। ठीक है, और पॉइंट्स याद रखेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और फिर आता है हाँ, रेस्ट्रिक्शन साइट्स को देखें। तो रेस्ट्रिक्शन साइट कौन कौन से एंजाइम के लिए पाई जाती हैं? हिंद 3, ई कोराई, बाम H1, साल 1, PVU1, PST1, क्ला1, इसके लिए पाई जाती है। ओरिजिन प्रेजेंट होता है फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं 2, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये दोनों ही सेलेक्टेबल मार्कर हैं। आरओपी वो कोड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, विच प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जिन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोटीन्स हम आरओपी जीन से सिंथेसाइज कराते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। फीचर ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर, आगे हम देखेंगे कि कैसे हम क्लोनिंग वेक्टर को इनएक्टिव बनाते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनएक्टिव होने के बाद नॉर्मल, ट्रांसफॉर्मेंट और इनएक्टिव या एक्टिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस मिलेगा। तो ये हम लोग बच्चों देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को थोड़ा सा और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।